गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ अमित और आज से हम लोग द इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल का एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसका हेडलाइन है पोटेंशियली बिग बैंग रीसेट फॉर एमएसएमई। पोटेंशियली बिग बैंग रीसेट फॉर एमएसएमई। एक्चुअल में ये जो एडिटोरियल है हमारा कल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस किया था उसके बारे में है ये। और बेसिकली जो ये पूरा जो स्टिमुलस था ये एमएसएमई के इर्द गिर्द है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा जो रोज़गार देने वाला सेक्टर है वो एमएसएमई है। और इंडिया की जो जीडीपी में जो इसका कंट्रीब्यूशन है 30% का है और कुल जो एक्सपोर्ट में इसका कंट्रीब्यूशन है वो 40% का है। 3 लाख करोड़ का लोन दिया गया है। 45 लाख कंपनीज को इससे सीधा सीधा फ़ायदा होगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन पहले कुछ होती, लेकिन अब क्या है कि चेंज हो गई है। वो माइक्रो मतलब जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है, स्मॉल मतलब 10 करोड़ का और मीडियम मतलब 20 करोड़ का है। ठीक है, तो इस पूरे एडिटोरियल में इसी के बारे में समझाया गया है कि किस सेगमेंट को कितना स्टिमुलस दिया गया है। तो देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट of the rupees 20 lakh crore stimulus package is beyond us. A comprehensive assessment of the rupees 20 lakh crore stimulus package is beyond us, as the package is being unveiled in serial installment. But the initial liquidity segment the finance minister unveiled on Wednesday holds the promise. देखो, एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द रुपीज़ 20 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज इज बियॉन्ड अस। ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, देखो फर्स्ट लाइन में जो दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि पूरा जो असेसमेंट होता है 20 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज, जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो मेरा पूरा जो पैकेज है उसका कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट क्या है कि बियॉन्ड अस, मतलब हम लोग उसका असेसमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एज द पैकेज इज अनवेल्ड इन सीरियल इंस्टॉलमेंट, इज द पैकेज इज बीइंग अनवेल्ड इन द सीरियल इंस्टॉलमेंट, क्योंकि जो पैकेज है हमारा क्या है कि सीरियल इंस्टॉलमेंट में क्या है कि इसको अनवेल किया गया है। बट द इनिशियली लिक्विडिटी सेगमेंट दैट फाइनेंस मिनिस्टर अनवेल्ड ऑन वेडनेसडे होल्ड प्रोमिस। होल्ड प्रोमिस का मतलब होता है कि मतलब इसमें होल्ड प्रोमिस मतलब होल्ड्स प्रोमिस का क्या मतलब होता है कि इसमें कैपेसिटी है, इसमें कैपेसिटी है कुछ अच्छा करने की। किसके अंदर अब ये होल्ड प्रोमिस के लिए किसकी बात हुई है? लिक्विडिटी सेगमेंट की। इनिशियल लिक्विडिटी जो सेगमेंट है, ये एडिटोरियल ऐसा बोल रहा है कि जो इनिशियल जो लिक्विडिटी सेगमेंट है मतलब ये कुछ होल्ड प्रोमिस, मतलब जो इनिशियल लिक्विडिटी सेगमेंट है ये कुछ अच्छा कर सकता है। हम लोग पूरा तो इसका एनालिसिस नहीं कर सकते हैं 20 लाख करोड़ का, लेकिन जो इनिशियल लिक्विडिटी सेगमेंट है ये कुछ क्या है कि अच्छा कर सकता है। देन आगे बढ़ते हैं। इट ऑफर्स, मतलब कि इनिशियल लिक्विडिटी सेगमेंट, इट ऑफर्स इमीडिएट लिक्विडिटी रिलीफ एंड विथ सम रीजिगिंग कुड किक स्टार्ट ए डेप्ट मार्केट इन दिस कंट्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कॉर्पोरेट पिरामिड, पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मिंग ऑल ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब इसमें ऐसा बोला गया है कि इट ऑफर्स इमीडिएट लिक्विडिटी रिलीफ एंड विथ सम रीजिगिंग, मतलब ये क्या करता है कि एक इमीडिएट लिक्विडिटी का रिलीफ मतलब प्रोवाइड करता है। अब लिक्विडिटी रिलीफ क्या होता है? लिक्विडिटी रिलीफ का मतलब होता है, देखो सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा। मतलब गवर्नमेंट क्या है कि पैसा प्रोवाइड करेगी। अपनी गवर्नमेंट अगर लिक्विडिटी रिलीफ देगी और सम रेजिगिंग का मतलब होता है कि फेरबदल, कुछ चेंजेस या फिर कुछ इंप्रूवमेंट। कुड किक स्टार्ट ए डेप्ट मार्केट इन दिस कंट्री। अब ऐसा बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट अगर लिक्विडिटी का सपोर्ट देगी तो कंट्री के अंदर क्या है कि डेप्ट मार्केट को क्या है कि वापस से स्टार्ट कर सकती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि डेप्ट मार्केट एक्चुअल में होता क्या है? डेप्ट मार्केट क्या होता है? कोई कंपनी है, कोई कंपनी अगर बॉन्ड इशू करती है, कोई कंपनी जैसे बॉन्ड इशू करती है, तो बॉन्ड इशू करने के बाद क्या होगा कि उस कंपनी के बॉन्ड कोई व्यक्ति या फिर कोई दूसरी कंपनी खरीदेगी, तो उससे क्या होगा, उस कंपनी को पैसा मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये होगा कि कंपनी की इनकम जनरेट होगी, कंपनी के पास पैसा जाएगा। तो इसको बोलते हैं डेप्ट मार्केट। जब कोई कंपनी अपने बॉन्ड इशू करती है तो उसको बोलते हैं डेप्ट मार्केट। डेप्ट मार्केट का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड जो रहते हैं, बॉन्ड की खरीदी और बेची करनी। ठीक है, बॉन्ड खरीदना और बॉन्ड बेचना, इसको बोलते हैं अपन डेप्ट मार्केट। ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है कुछ कि स्टार्ट है डेप्ट मार्केट। देखो, तो इससे क्या होगा कि मतलब जो डेप्ट मार्केट है, कोरोना वायरस की वजह से क्या है कि डेप्ट मार्केट अभी पूरा शांत है, मतलब डेप्ट मार्केट में अभी कुछ मतलब सही से नहीं चल पा रहा है। तो ये डेप्ट मार्केट क्या है कि वापस से किक स्टार्ट का मतलब होता है कि वापस से स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मिंग ऑल ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब देखो एक्चुअल में क्या होगा, अब इसमें क्या बोल रहा है कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है कि जो कंपनी के पास पैसा है, मान लो कंपनी के पास 100 रुपये हैं। ठीक है, अब 100 रुपये को कंपनी मैनेज कैसे करती है, कंपनी इसको कहाँ पे खर्च करती है, कैसे कंपनी इसको यूटिलाइज करती है, तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो देखो कंपनी के पास जितना ज़्यादा पैसा आएगा तो उसका कॉर्पोरेट फाइनेंस उतना अच्छा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे मेरे पास अगर 100 रुपये है, मेरे पास कंपनी को चलाने के लिए 100 रुपये हैं, लेकिन बाद में अगर मेरे पास 500 रुपये आ गए तो मतलब मैं अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा। तो उससे अल्टीमेटली बेनिफिट किसको है? बेनिफिट कंट्री को भी है, और जो मेरे शेयर होल्डर है उनको भी बेनिफिट है, और जो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी बेनिफिट है। तो अल्टीमेटली
ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। Along with the funds of fund for injecting equity into the micro, small and medium enterprises segment of the business, this would infuse new dynamism in the sector। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि देखो फंड ऑफ फंड क्या होता है। देखो फंड ऑफ फंड एक्चुअल में क्या होता है। फंड ऑफ फंड ये होता है कि एक फंड होता है म्यूचुअल फंड, जैसे आप लोगों को पता है म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक पूल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। सब बहुत सारे बंदे रहते हैं, बहुत सारे बंदों का क्या है कि जो कंपनी जो रहती है म्यूचुअल फंड कंपनी एक्चुअल में इसमें क्या करती है, काफ़ी सारे बंदे रहते हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका पैसा कहीं और लगाती है। लेकिन फंड्स ऑफ फंड्स में क्या होता है कि फंड ऑफ फंड, जैसे कि मान लो 50,000 करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड, लेट सपोज कोई फंड ऑफ फंड 50,000 करोड़ का, तो ये 50,000 करोड़ अपने ये किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इसको बोलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंड्स ऑफ फंड, ठीक है। तो इसमें ये बात बोल रही है एलोंग विद द फंड्स ऑफ फंड फॉर इंजेक्टिंग इक्विटी इनटू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब एक्चुअल में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि फंड्स ऑफ फंड फॉर इंजेक्टिंग इक्विटी इनटू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। सेगमेंट ऑफ द बिजनेस दिस कुड इन्फ्यूज न्यू डायनामिज्म इन द सेक्टर, ठीक है। ये हो गया क्लियर है। यहाँ से डेप्ट मार्केट किक ऑफ होगा फंड्स ऑफ फंड्स के थ्रू ये लोग क्या करेंगे कि इक्विटीज़ में, ये जो इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में, ठीक है। प्रोवाइडेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टिमुलस थ्रू अप डिमांड फॉर द एमएसएमई सेक्टर आउटपुट बीटिंग द डिफ्लेशनरी प्रेशर इमेंटिंग फ्रॉम द लॉकडाउन, ठीक है। देखो प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड का मतलब कंसीडर कर रहा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टिमुलस थ्रू अप डिमांड फॉर द, मतलब अब इन सब चीज़ों से क्या होगा, प्रोवाइडेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टिमुलस थ्रू अप डिमांड, थ्रू अप का मतलब होता है कि प्रोड्यूस करना, ठीक है। इन सब से क्या होगा कि मतलब जो डिमांड रहेगी, डिमांड जो एमएसएमई सेक्टर के लिए जो डिमांड रहेगी वो बढ़ जाएगी। प्रोवाइडेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टिमुलस, ठीक है, प्रोवाइडेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टिमुलस थ्रू अप डिमांड फॉर द माइक्रो स्मॉल एमएसएमई सेक्टर आउटपुट बीटिंग द डिफ्लेशनरी प्रेशर इमेंटिंग फ्रॉम द लॉकडाउन। अब लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या है कि प्रेशर बढ़ गया, तो उस प्रेशर को ये क्या है कि मतलब हटा देगा। अगर इस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो ये क्या है कि प्रेशर काफ़ी वहाँ से रिलीज़ कर देगा उसके ऊपर से। आगे हम लोग बात करते हैं लिक्विडिटी फॉर पावर यूटिलिटी सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज। अब एक्चुअल में सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज, इसमें ऐसा बोला गया है कि जो लिक्विडिटी फॉर पावर यूटिलिटीज़, जो पावर यूटिलिटीज़ हैं, जो मतलब जैसे कि पावर डिस्कॉम कंपनीज़ हैं, तो उनकी जो लिक्विडिटी रहती है, उनकी लिक्विडिटी, मतलब इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे अगर मान लो पावर यूटिलिटीज़, अगर किसी पावर यूटिलिटीज़ मान लो कोई डिस्कॉम कंपनीज है, उस डिस्कॉम कंपनीज़ का अगर कोई पैसा डूबता है तो उस पैसे की गारंटी कौन देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। उस पैसे की गारंटी कौन देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। विल इंश्योर दैट द पावर जनरेशन इज़ नॉट शट डाउन, ठीक है। अब इसके पैसे की गारंटी किसने ले रखी है, स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखी है। तो यहाँ से ये श्योरिटी आती है कि मतलब पावर जनरेशन कम से कम शट डाउन नहीं होगी। दिस ऑफ कोर्स इज़ नॉट ओनली स्टॉप गेज अरेंजमेंट, देखो स्टॉप गेज अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है कि काम चलाओ व्यवस्था। तो ऐसा बोल रहा है कि दिस ऑफ कोर्स इज़ नॉट ओनली स्टॉप गेज अरेंजमेंट, ये सिर्फ काम चलाओ व्यवस्था ही नहीं है, ठीक है। तो पावर सेक्टर कैन नॉट बी रिडीम्ड विदाउट ए चेंज इन द पॉलिटिकल कल्चर द एंड्स पेट्रोनेज ऑफ द पावर थेफ्ट एंड ओपन एंडेड गिवअवेज। अब ऐसा इसमें बोला जा रहा है कि मतलब ये क्या है कि मतलब दिस ऑफ कोर्स इज़ नॉट ए स्टॉप गेज अरेंजमेंट, मतलब ये क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब क्या है कि स्टेट अगर उन स्टेट जो क्या है कि मतलब उनकी गारंटी ले रहा है, जो पावर यूटिलिटीज़ कंपनीज़ है उनकी गारंटी अगर स्टेट गवर्नमेंट ले रही है कि भाई अगर इनका पैसा अगर डूबता है तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है हम इनका पैसा देंगे। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। इसमें सोल्यूशन क्या होना चाहिए इस चीज़ का कि मतलब जो अपनी जो लाइट की जो चोरी होती है और जो व्यक्ति पैसे नहीं देते हैं, जो अपना बिजली का बिल नहीं भरते हैं, उन चीज़ों पे क्या है कि मतलब रोक लगनी चाहिए। ये वो परमानेंट सोल्यूशन इस बारे में ऐसा बताया गया है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। The extension dates for contracts, tax filings and payments, automatic grant of force major benefit to real estate contract, granting them 6 month extension, all these are welcome। अब ऐसा बोल रहा है कि जो द एक्सटेंशन डेट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स की डेट में एक्सटेंशन मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट्स की डेट इन्होंने बढ़ा दी है, टैक्स फाइलिंग की डेट भी इन्होंने बढ़ा दी है, टैक्स फाइलिंग और पेमेंट की डेट भी बढ़ा दी है, ऑटोमेटिक ग्रांट ऑफ फोर्स मेजर बेनिफिट टू रियल एस्टेट, ठीक है। जो रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसमें क्या है कि मतलब फोर्स मेजर के बेनिफिट की भी इन लोगों ने ग्रांट दे दी है। तो ये सब क्या है कि मतलब एक वेलकम है, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने जो की है। अब देखो इसमें एक चीज़ आती है कि फोर्स मेजर एक्चुअल में क्या होता है। फोर्स मेजर ये होता है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जैसे कि अभी कोविड-19 आया है, कोविड-19 के कारण क्या हुआ कि जो रियल एस्टेट के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे मान लो कि कई प्रोजेक्ट होने थे 30 जून को कंप्लीट होने थे, लेकिन क्या हुआ कि पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक की वजह से वो क्या है कि डिले हो गए। तो जो डिले हो गया तो मतलब उसके लिए जो रियल एस्टेट सेक्टर है उस पर कोई खास मतलब इसके लिए इन पर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी। तो मतलब ये आसानी मतलब इनकी लाइबिलिटी तो उस समय एक्चुअल में इसका मतलब ये होता है, फोर्स मेजर का मतलब होता है कि लाइबिलिटी नहीं रहती।
लाइबिलिटी इनकी ख़त्म हो जाती है। तो उस समय अगर कोई नेचुरल अगर क्लेमिटी आती है, पेंडेमिक आती है, तो देन उस समय किसी कंपनी की अगर लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, लाइबिलिटी नहीं रखती है, फिर उसकी लाइबिलिटी को कुछ समय के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो उसको अपन फोर्स मेजर बेनिफिट्स अपन उसको बोलते हैं। ग्रांटिंग देम 6 मंथ एक्सटेंशन। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब जैसे मान लो उनका प्रोजेक्ट अगर जून में पूरा होने वाला था किसी रियल एस्टेट कंपनी का, तो उसको क्या है कि 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स मेजर। ऑल ऑफ दिस आर वेलकम। द बिग चेंज इज़ फॉर एमएसएमई, ठीक है। रेजिंग द इन्वेस्टमेंट टर्नओवर लिमिट फॉर क्लासिफिकेशन इज़ वेलकमिंग। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 1 करोड़, उसके बाद 10 करोड़, फिर 20 करोड़। माइक्रो के लिए 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, स्मॉल के लिए 10 करोड़ का, और मीडियम के लिए 20 करोड़ का, ये सब भी वेलकम है, इसमें ऐसा बोला जा रहा है। But there has to be clarity on which the overriding determinant of the size. While the immediate benefit of collateral-free loans worth 3 lakh crore is what MSME that are in good standing with banks will see the biggest boon. The facility for investment in bonds bonds issued by MSME and non-banking financial companies is what will prove to be long-term benefit, creating a market for bond that is sorely needed to modernize corporate finance in the country. अब देखो इसको पूरा पैराग्राफ बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। यहाँ से बात हो रही है वाइल द इमीडिएट बेनिफिट ऑफ कोलेटरल फ्री लोन्स वर्थ 3 लाख करोड़ इज व्हाट एमएसएमई दैट आर इन गुड स्टैंडिंग विद बैंक विल सी द बिगेस्ट बोन। इसमें ऐसा बोला जा रहा है जो एमएसएमई की जो कंपनी है, जो एमएसएमई कंपनीज है, जिनको 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री देखा, जिनको 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री एक लोन मिलेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि मतलब एक बिगेस्ट बून देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखा बिगेस्ट बून का मतलब क्या होगा कि उसमें क्या है कि अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। जो एमएसएमई है जिनका रिलेशन बैंक से काफ़ी अच्छा है, उनको क्या होगा कि 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री उनको लोन दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि उसमें क्या है कि बिगेस्ट बून देखने को मिलेगा, मतलब वो कंपनीज काफ़ी अच्छी मतलब ग्रो करेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इशूड बाय एमएसएमई एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज व्हाट विल प्रूव टू बी ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अब क्या होगा कि इसमें कि अब देखो कंपनीज का अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, कंपनीज का अगर बिजनेस अच्छा चलेगा, तो क्या होगा कि जो कंपनीज अगर कोई बॉन्ड इशू करेगी, तो हम लोग बॉन्ड बहुत आसानी से वो खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर हमने जैसे मान लो कि कंपनी अगर प्रॉफिट में चलती है, तो क्या होता है कि हम लोग उसके बॉन्ड खरीदते हैं। हम लोग उसके बॉन्ड खरीदेंगे, हम लोग क्यों खरीदेंगे उसके बॉन्ड, क्योंकि हमको पता है कि इस कंपनी को आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसको प्रॉफिट होगा तो बॉन्ड पे जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी हमको ज़्यादा मिलेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि मतलब ये बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इसलिए क्या है कि जो बॉन्ड मार्केट रहेगा उसको भी क्या होगा कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट इससे मिलेगा। क्रिएटिंग ए मार्केट फॉर बॉन्ड दैट इज सोरली नीडेड टू मॉडर्नाइज द कॉर्पोरेट फाइनेंस इन द इंडिया, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि जो बॉन्ड मार्केट को इंडिया में क्या है कि बढ़ावा मिलेगा। अब देखो बॉन्ड मार्केट में बढ़ावा मिलेगा तो क्या होगा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस भी क्या है मॉडर्नाइज होगा मतलब कि इस कॉर्पोरेट फाइनेंस की स्थिति भी सुधरेगी। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है कि कंपनी के पास जो कैपिटल है उस कैपिटल को कंपनी यूटिलाइज कैसे करता है, एक मतलब इस तरीके से यूटिलाइज करे कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो अल्टीमेटली कंपनी के पास अगर पैसा ज़्यादा आएगा, कंपनी अगर मान लो 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इशू कर दिए लेट सपोज, और अगर सारे बॉन्ड अगर बिक जाते हैं, तो मतलब कंपनी की जेब में अभी 1000 करोड़ रुपए है। 1000 करोड़ रुपए अगर कंपनी की जेब में है, तो कंपनी का जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो काफ़ी अच्छा होगा, मतलब कंपनी अच्छी जगह पर उसको यूटिलाइज कर सकती है इस कंपेयर टू अगर कंपनी के पास कम पैसा है। तो क्लियर है यहाँ तक। आगे हम लोग चलते हैं। द फुली गारंटेड 30,000 करोड़ फैसिलिटी वुड बी इन्वेस्टेड इन द इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेब्ट ऑफ एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अब इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जो 30,000 करोड़ की फैसिलिटी है वुड बी इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेब्ट ऑफ एनबीएफसी। अब इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेब्ट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेब्ट ये होगा कि इसके जो बॉन्ड रहेंगे। अब एक्चुअल में क्या हुआ है कि जो कोविड-19 था, कोरोना वायरस था, तो उसकी वजह से और कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर भी थे, जो कुछ जैसे कि आई एल और एफ एस वाला इशू आप लोगों को पता होगा। तो इसके बॉन्ड, अब देखो एनबीएफसी जैसे अगर मान लो मुझे पता है कि भाई यार ये कंपनी है, ये कंपनी पूरी घाटे में चल रही है, तो कोई बंदा क्यों उस कंपनी के बॉन्ड खरीदेगा, ठीक है। कोई बंदा अगर उस कंपनी के बॉन्ड नहीं खरीदेगा, तो अल्टीमेटली कंपनी के पास लिक्विडिटी की स्कैरसिटी हो जाएगी, मतलब लिक्विडिटी की उस कंपनी के पास कमी हो जाएगी। अब लिक्विडिटी की अगर कमी रहेगी तो कंपनी अपना बिजनेस नहीं कर पाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या है कि गारंटी दी है कि 30,000 करोड़ रुपए के जो आपके जो बॉन्ड रहेंगे उनकी पूरी गारंटी हम लोग देते हैं कि मान लो अगर कोई एनबीएफसी है, ये एनबीएफसी अगर 30,000 एनबीएफसी अगर कुछ बॉन्ड इशू करती है तो इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं, गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है। तो ऐसा इसलिए किया है गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट चाहती है कि एनबीएफसी के पास पैसा हो ताकि एनबीएफसी अपना बिजनेस आगे कर पाए, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है।
बट आगे चलते हैं हम लोग, बट फॉर द पार्शियली गारंटेड लिक्विडिटी फैसिलिटी टू टेक ऑफ द गारंटी मस्ट बी फॉर द लास्ट 20% ऑफ रीपेमेंट, नॉट फॉर द फर्स्ट 20%। इसमें बोला जा रहा है कि जो एक इन्होंने स्कीम चलाई थी 45,000 करोड़ रुपए की, 45,000 करोड़ रुपए की पार्शियली गारंटेड लिक्विडिटी फैसिलिटी थी, और एक ये थी 30,000 करोड़ रुपए की फुल फैसिलिटी वाली। अब 30,000 करोड़ की फुल फैसिलिटी है ना, द फुली गारंटेड 30,000 करोड़ फैसिलिटी। अब इसमें तो क्या होगा कि मतलब 100% गवर्नमेंट की गारंटी रहेगी, और उसमें क्या है कि मतलब 20% जो पार्शियली गारंटेड स्कीम है उसमें क्या है कि 20% गवर्नमेंट की रीपेमेंट की गारंटी रहेगी। अब इस चीज़ को हम थोड़ा एक्सप्लेन मैं आप लोगों को करता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई NBFC है, लेट सपोज इंडिया बुल्स है, इंडिया बुल्स को मान लो किसी हाउसिंग फाइनेंस को किसी मतलब रियल एस्टेट कंपनी को 1 करोड़ रुपए का लोन देना है। अब एक्चुअल में क्या है कि अब NBFC के पास इस समय लोन है नहीं, NBFC जाता है बैंक के पास, ठीक है, बैंक के पास जाता है। अब बैंक भी क्या है कि इस समय हिचकिचाता लोन देने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि यार ये NBFC में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मेरा पैसा डूब सकता है, ठीक है। देन फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट आती है। अब गवर्नमेंट ये सब पूरा सीन देखती रहती है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, तो गवर्नमेंट अब उनसे बोलती है कि भाई एक काम करो, बैंक से बोलती है कि आप इनको लोन दो, लेकिन जो अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उस डिफ़ॉल्ट का 20% हम आपको रीपे करेंगे। जैसे मान लो बैंक ने NBFC को लोन दिया 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का उसने लोन दिया। देन क्या होता है कि 20 रुपया जो है बैंक का डूब जाता है। 20 रुपया मतलब कि NBFC बैंक को 80 रुपये प्रोवाइड करती है, ठीक है। बैंक ने 100 रुपये का लोन दिया, अब NBFC बैंक को सिर्फ 80 रुपये दे रही है, मतलब 20 रुपये का क्या हुआ कि बैंक को घाटा हुआ। अब गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है पहले कि भाई आपको 20% हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आप जो जितना लोन दे रहे हो, जो आप लोन दे रहे हो तो उसका 20% हम आपको देंगे अगर आपका लोन डूबता है। तो गवर्नमेंट उसको 20 रुपये दे देगी बैंक को, तो अल्टीमेटली बैंक का जो लॉस रहेगा वो 0% का रहेगा। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल दोस्तों, और इसी तरीके से डेली हम लोग एक एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स के, और बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है द इकोनॉमिक टाइम्स। और अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कल भी हम लोग इसी समय मिलेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स का नए एडिटोरियल के साथ। थैंक यू वेरी मच।